हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ इमरान खान फ्रॉम प्राइम एकेडमिक्स। आज मैंने जो टॉपिक उठाया है, आज मैं टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का, और मोमेंट ऑफ फोर्स चैप्टर का टॉपिक है हमारा। और मोमेंट ऑफ फोर्स के बेसिकली ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स के न्यूमेरिकल्स को कवर अप करने के लिए बनाया है। तो आज मैंने इस चैप्टर को एक्चुअल 5 टाइप्स में बांटा हुआ है। मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा टोटल 5 टाइप्स में। अगर आप इन 5 टाइप के न्यूमेरिकल टोटल आप कर लेते हो तो आपको इस मोमेंट ऑफ फोर्स के न्यूमेरिकल टैकल करना आ जाएंगे, ठीक है ना। तो एक एक टाइप करके क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स के। तो जैसा कि आप देख रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने इस चैप्टर का लिया हुआ है वो इस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर हो सकता है कि आपके एग्जाम में कोई डायग्राम बनकर आ जाए और इस डायग्राम में आपको रिजल्टेंट मोमेंट निकालना हो। तो एक बात पहले तो हम रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग को ये पता है कि बॉडी जो होती है वो 2 तरीके से मोशन कर सकती है, या तो वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो सबसे पहले हमारे इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये होना चाहिए कंसर्न कि यहाँ पर मोमेंट्स कौन कौन से हैं और कितने टाइप के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जज कर लेते हैं कौन सा मोमेंट यानी कौन सा फोर्स यहाँ पर बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने वाला है और कौन सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने वाला है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये हमारा जो 30 न्यूटन वाला मोमेंट है, 30 न्यूटन वाला मोमेंट बॉडी को हमारा रोटेट कराने वाला है। अगर आप देखें तो किस डायरेक्शन में चलाएगा, क्लॉकवाइज। तो इसलिए मैं इसके ब्रैकेट में क्लॉकवाइज लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो 30 न्यूटन वगैरह मैंने क्लॉकवाइज लिख दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर 20 न्यूटन वाले की बात करेंगे तो वो किस डायरेक्शन में चलाएगा, बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, इसलिए मैं ए लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। 80 न्यूटन वाला फोर्स बॉडी को चलाएगा किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने ए लिख दिया है यहाँ पर। 50 न्यूटन वाला क्लॉकवाइज चलाएगा, इसलिए मैंने क्या लिख दिया है, सी लिख दिया है। लेकिन अगर हम लोग 200 न्यूटन वाले फोर्स को देखेंगे तो उस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है और जो एक्सिस रोटेशन है दोनों सेम पॉइंट पे ही लाई कर रहे हैं। और जब किसी का लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस रोटेशन सेम पॉइंट पे लाई करता है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 0। इसका मतलब उसका जो मोमेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0। बिकॉज मोमेंट ऑफ फोर्स हम लोगों ने पढ़ा है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है आपका, मोमेंट ऑफ फोर्स का हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो अगर मैं इस 200 वाले फोर्स की बात करूंगा तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है हमारी, 0 है, और इसका मोमेंट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो इस 200 वाले को हम लोग काउंट नहीं करने वाले अभी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज वाले कौन कौन से मूवमेंट हैं और क्लॉकवाइज वाले कौन कौन से मूवमेंट हैं। तो मैंने बताया 30 न्यूटन वाला आपका 20 न्यूटन वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और चेक करें आप तो 80 न्यूटन वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 20 न्यूटन की अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो वो इतनी है जो कि है 1 मीटर। तो इसको हम कर लेते हैं इंटू 1 प्लस 80 न्यूटन वाले की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, आप देखें ज़रा, 80 न्यूटन वाले की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3 मीटर। तो 80 इंटू 3 हो जाएगा, ये हो गया 240 प्लस 20 और ये हो जाएगा 260 न्यूटन मीटर, ठीक है। फोर्स की हमारी यूनिट न्यूटन चल रही है और डिस्टेंस की यूनिट मीटर चल रही है, इसलिए आ चुका है 260 न्यूटन मीटर। अब अगर हम लोग क्लॉकवाइज साइड में बढ़ें तो क्लॉकवाइज साइड में देख रहे हैं आप, एक फोर्स 30 न्यूटन का है और एक फोर्स है 50 न्यूटन का। अगर आप 30 न्यूटन वाले की डिस्टेंस देखेंगे तो वो आ रही है 4 मीटर, तो 30 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस कर लेते हैं 50 इंटू 5 हो जाएगा, तो 250 प्लस 120 ये आ जाएगा आपका कितना, 370 न्यूटन मीटर आ जाएगा। अब मैंने हमेशा इन लोगों बच्चों को बताया है कि कभी भी आपको क्वेश्चन में रिजल्टेंट मोमेंट निकालना हो यानी रिजल्टेंट टॉर्क निकालना हो, या फिर नेट टॉर्क निकालना हो, या फिर आपको टोटल टॉर्क निकालना हो यानी टोटल मोमेंट निकालना हो, तो आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव साइन असाइन करेंगे और क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव साइन असाइन करेंगे। अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आ जाएगा 260 माइनस 370 न्यूटन मीटर, यानी आ जाएगा माइनस का 110 न्यूटन मीटर। लेकिन ध्यान दें, हम लोग कभी भी अपना आंसर बोर्ड एग्जाम में प्लस या माइनस साइन में रिपोर्ट नहीं करते हैं। एक्चुअल में अगर हम ध्यान दें तो मोमेंट ऑफ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो 110 न्यूटन मीटर जो है वो इसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन के लिए अगर आप बात करोगे तो जो माइनस साइन है वो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन। और हमें जैसा कि बताया कि हम क्लॉकवाइज साइन को नेगेटिव साइन असाइन करते हैं, तो यहाँ पर माइनस साइन हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसका सोल्यूशन वीडियो पॉज करके आप इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से करने के लिए बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो एक बेसिक चीज़, हम मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा यही होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है।
तो हमें पहले पार्ट में हमें x से मूवमेंट निकालना है, फिर मुझे y के अबाउट मूवमेंट निकालना है। तो x के अबाउट मूवमेंट निकालने का मतलब ये है कि वो जो x पॉइंट है वही हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पॉइंट ऑफ रोटेशन है। और जब हम y के अबाउट मूवमेंट निकालेंगे तो मेरा y पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन है या एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ, जब हमें मूवमेंट x के अबाउट निकालना है। ठीक है, तो अगर हम x को देखें तो x हमारे यहाँ पर जो है वो मिड पॉइंट है, और ये डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया नहीं है ऐसा, लेकिन हम मिड पॉइंट इसको मान लेंगे तभी क्वेश्चन हमारा इजीली हो जाएगा। और अगर नहीं मानेंगे तो भी मैं एक तरीका और बताऊंगा। तो ये 1 मीटर डिस्टेंस हो गया और ये भी कितना हो गया, 1 मीटर डिस्टेंस हो गया। तो अगर आप देखें जब मैं x पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालूंगा तो इस फोर्स 5 न्यूटन की एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी है, 1 है, और इस 5 न्यूटन की भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी है, 1 है। तो और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फोर्स चलेगा बॉडी को किस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज, और ये भी रोटेट कराएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमारा मूवमेंट x के अबाउट कितना निकल आएगा, 5 × 1 और 5 × 1, दोनों ही क्लॉकवाइज साइड है, तो इसलिए सिंपली हम दोनों को क्या कर लेंगे, एड अप कर लेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। इन सिमिलर मैनर अगर मैं y के अबाउट निकालता हूं तो y के अबाउट निकालने पर हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन y हो गया, यानी इसको हम मान लेंगे फलक्रम। अब ये जो 5 न्यूटन वाला फोर्स है इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी y है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी y है। तो जब मैंने बताया जिसकी लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम होगी तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0, तो उसका मोमेंट भी क्या हो रहेगा, 0। तो 5 न्यूटन वाला जो y पर एक्ट कर रहा है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई 0। लेकिन अगर मैं दूसरा वाला 5 न्यूटन देखूं तो इसकी y पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर है, इसलिए 5 × 2 आंसर आ गया 10 न्यूटन मीटर। एक बात और, मोमेंट ऑफ फोर्स में होता है डायरेक्शन, तो हमने मैग्नीट्यूड्स लिखे हैं, डायरेक्शन लिखना बाकी है, और डायरेक्शन आप देख रहे हैं कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज, तो दोनों के ब्रैकेट में आप क्लॉकवाइज लिख देंगे आंसर। ये एक मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सेकंड मेथड बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है ना। सेकंड मेथड को अगर हम ध्यान दें तो सेकंड मेथड में देखो सिंपली हम यहाँ डायग्राम को अगर देखें तो डायग्राम में 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक 5 न्यूटन का x यहाँ पर लग रहा है और एक 5 न्यूटन का यहाँ पर लग रहा है। अच्छा, ये दोनों फोर्सेस अगर आप देखें तो इक्वल है और इनकी डायरेक्शन भी क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये फॉर्म करता है कपल। और कपल के केस में जब भी हमें मूवमेंट ऑफ कपल निकालना होता है, यानी नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना होता है, तो पॉइंट ऑफ रोटेशन डिपेंड नहीं करता है कि पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है। सिंपली आपको करना है कोई भी एक फोर्स ले लो 5 और उसको उनके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। सिमिलरली y के केस में भी पॉइंट ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करने वाला नहीं है, इसलिए कोई भी एक फोर्स ले लो 5 और उसको उनके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन अभी भी दोनों की क्या है, क्लॉक वाइज है। तो इससे मुझे ये क्लियर हो रहा है कि चाहे हम मोमेंट ऑफ फोर्स के कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करें, चाहे कपल के कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करें, आंसर हमारे आने वाले हैं सेम। ठीक है, तो आपको जो मेथड सही लग रहा है आप उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, दोनों में ही आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। तो हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे चले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि हमें एक रूल दिया हुआ है, ठीक है ना। हमसे कह रहा है क्या हमारा रूल इक्विलिब्रियम में है, और अगर नहीं है तो किस डायरेक्शन में हमारा रूलर ये टर्न होगा। देखो, कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम चेक करना हो तो इक्विलिब्रियम हमें पता है कोई सीसॉ है या मीटर स्केल है या कोई बॉडी है। इक्विलिब्रियम में तभी होती है या तो 2 कंडीशन फॉलो करती हैं, या तो बॉडी पे नेट फोर्स 0 होगा या फिर बॉडी पे नेट टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। तो अगर बॉडी पे नेट फोर्स 0 है वो लीनियर मोशन में, और रोटेशनल मोशन में हम देखते हैं बॉडी पे अगर नेट टॉर्क 0 है तो भी बॉडी इक्विलिब्रियम में। और अगर नेट टॉर्क 0 है इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम क्लॉकवाइज मूवमेंट के सम के क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करके देखेंगे। तो आप यहाँ पर देखो तो 40 GF जो लग रहा है वो 10 सेंटीमीटर मार्क पे लग रहा है, और इसकी डिस्टेंस फुलक्रम से कितनी हो जाएगी, 50 - 10 हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। क्लियर। 20 GF जो लग रहा है वो लग रहा है आपका 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर मार्क पर, यानी इसकी भी डिस्टेंस कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाल लें और क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाल लें। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर आप चेक करो तो 40 × 40 हो जाएगा 1600 GF सेंटीमीटर, और अगर आप क्लॉकवाइज निकालोगे 20 × 40 तो हो जाएगा 800 GF सेंटीमीटर। अब अगर आप इसको देखो, क्या हमारे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो हमारा रूल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज़्यादा है। तो हमारा जो रूल होगा वो किस साइड टिल्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज साइड। देखो, कुछ लोग बच्चे क्या कर देते हैं, ये गलती कर देते हैं, वो फोर्स से जज कर लेते हैं कि रूल किस साइड टिल्ट होगा। फोर्स कभी भी पैरामीटर नहीं होगा इस केस में कि वो चेक करे कि रूल हमारा किस साइड टिल्ट होगा। तो हमेशा आप मूवमेंट निकालेंगे और मूवमेंट से चेक करेंगे कि आप रूल आपका किस साइड टिल्ट होगा। क्लियर है सभी को।
तो उसके बाद कह रहे हैं क्वेश्चन में, हाउ कैन द रूलर बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट ऑफ 40 GF। अब हमसे कह रहा है एक एडिशनल वेट 40 GF मैं आपको दे रहा हूं, वो आप किस साइड पे आप 40 GF को रखोगे कि आपका रूल इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो आप सिंपली चेक कर लो, आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ग्रेटर हो रहा है, क्लॉकवाइज क्या है, स्मॉलर है, और रूल टिल्ट हो गया है एंटी क्लॉकवाइज साइड। अगर आपको रूल को बैलेंस करना होगा तो सिंपल सी बात है, आप 40 GF को दूसरी साइड पे रखोगे बैलेंस करने के लिए। तो मान लेते हैं 40 GF को मैं रख रहा हूं दूसरे साइड पे बैलेंस करने के लिए एट अ डिस्टेंस ऑफ x सेंटीमीटर। ये चीज आप एग्जाम में बता दोगे इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम चेक करें इस पार्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पार्ट के अकॉर्डिंग, तो नए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट तो वही हो जाएगा 40 इंटू 40, यानी आ जाएगा 1600 GF सेंटीमीटर। और अगर हम क्लॉकवाइज मूवमेंट को जज करें तो वो हो जाएगा आपका, एक फोर्स है 40 GF जिसकी डिस्टेंस है x, और एक फोर्स है 20 GF जिसकी डिस्टेंस है 40। ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करके 40x प्लस 800 GF सेंटीमीटर। अब ये हमारा नया हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया है। अब क्वेश्चन में आपको चेक करना था कि इक्विलिब्रियम में लाना है, और हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये पता है कि अगर बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं, किसी सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम क्लॉकवाइज मूवमेंट के सम के बराबर होना चाहिए। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1600 इज इक्वल टू 40x प्लस 800, एंड जब सॉल्व करेंगे तो 40x बराबर आ जाएगा हमारा 800, तो हमारा x आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी फलक्रम से 20 सेंटीमीटर आगे। तो हम अपने आंसर को दो तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं, या तो हम ये कह सकते हैं कि फलक्रम के अदर साइड पर 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हम 40 GF को रखेंगे, या फिर हम इस आंसर को ऐसे रिपोर्ट कर सकते हैं कि जो हमारा 40 GF है वो 50 से 20 आ गया है, तो मार्क कौन सा हो गया, 50 प्लस 20 हो जाएगा 70। ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीन को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको दोबारा फिर घर पे करके देखें, ऐसे क्वेश्चन करके देखें। चलते फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ देखने में इस तरीके से है कि एक रूलर है जिसको हमने पॉइंट O के बाद पाइवट कर रखा है, यानी फिक्स कर रखा है। या हमारा जो रूलर है वो इस पॉइंट के अबाउट क्या करने वाला है, रोटेट करने वाला है। और एक हमने 40 kgf का वेट सस्पेंड कर रखा है 40 सेंटीमीटर मार्क पे, और दूसरी तरफ B पॉइंट पे हम लोग ने स्प्रिंग बैलेंस कर रखा है, लगा रखा है। तो होता क्या है कि अगर सोचो स्प्रिंग बैलेंस ना लगा होता तो रूल पे जो वेट लाई कर रहा है 40 kg, उसकी वजह से रूल हमारा नीचे आ जाता। लेकिन रूल को बैलेंस करने के लिए हमने स्प्रिंग बैलेंस लगा रखा है, और स्प्रिंग जो है हमारा कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा रूल को बैलेंस करने के लिए, तो हमेशा हमारा स्प्रिंग एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाला है, जिसको हम F मान लेते हैं। अब अगर आप इसको समझ के देखें तो यहाँ पर मुझे दो चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि एक जो 40 kgf है वो मूवमेंट जनरेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक जो हमारा F फोर्स है वो मूवमेंट जनरेट रहा है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में। तो जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर हो जाते हैं तो मेरा रूल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो सबसे पहले पार्ट में हमें रूल का जो मास दिया है वो नेग्लिजिबल दिया है, मतलब रूल का वेट हमें लेकर नहीं चलना है, जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग मुझे क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना है। एंटी क्लॉकवाइज साइड था फोर्स, और उस फोर्स के डिस्टेंस कितनी है पिवट पॉइंट से 100, तो ये हो जाएगा F इंटू 100 मान लेते हैं इसको। अब अगर आप यूनिट्स की बात करेंगे तो फोर्स 40 जो था वो kgf में दिया था, तो हम इस फोर्स F को भी kgf में कर लेते हैं, और डिस्टेंस तो हमारी सेंटीमीटर्स में चल रही है। अगर हम क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करेंगे तो फोर्स कितना है आपका 40 kgf है, और उसकी डिस्टेंस कितनी पिवट पॉइंट से 40 है, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 40 kgf सेंटीमीटर। अब क्योंकि मेरा रूल जो है वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में होने की वजह से ACM किसके इक्वल हो जाएगा, CM के, एंड देन F इंटू 100 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 40 इंटू 40, एंड इट विल बिकम 16 kgf। ये हमारा पहले पार्ट से रिलेटेड हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, आप इसको देख लें। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, अब हमें रूल का मास लेना है 20 kg। अब देखिए हम लोग ने एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी है यूनिफॉर्म है तो उसका वेट लाई करता है सेंटर पे। तो हमारा जो वेट है बॉडी का मास है 20 kg, तो वेट हो जाएगा 20 kgf। और ये भी मेरे रूल को किस साइड टिल्ट कराने वाला है, क्लॉकवाइज साइड टिल्ट कराने वाला है। तो अगर हम इस पार्ट पे चलते हैं तो इस पार्ट के अकॉर्डिंग हम देखें,
ठीक है, इस पार्ट के अगर अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर इस टाइम क्लॉकवाइज साइड दो फोर्सेस है, एक 40 kgf है और एक 20 kgf है। 40 kgf का तो डिस्टेंस वही 40 है प्लस 20 kgf की डिस्टेंस कितनी है 50 है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1600 प्लस 1000 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2600 kgf सेंटीमीटर हो जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज साइड अभी भी हमारा स्प्रिंग बैलेंस है जो कि फोर्स अप्लाई कर रहा है F एट अ डिस्टेंस 100। फिर से वही बात आती है, आप इक्विलिब्रियम में कर लोगे और इक्विलिब्रियम में करके इसको आंसर को निकाल लोगे। तो ACM इक्वल हो जाएगा CM के एंड देन 2600 इज इक्वल्स टू F इंटू 100 एंड दिस टाइम हमारा जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 26 kgf का। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अब हमारा इस सीरीज में एक लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत आता है। तो यहाँ पर देखिए जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं एक यूनिफॉर्म मीटर रूलर का कर रहे हैं, सेम मैनर में क्वेश्चन आता है हाफ मीटर रूलर का भी। तो दोनों का सेम पैटर्न में किया जाता है, बस यूनिफॉर्म मीटर रूलर में रूल हमारा 1 मीटर का है, हाफ मीटर रूलर में रूल हमारा हाफ मीटर का होगा। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम एक स्केल बना लेते हैं। ठीक है, एक स्केल को हम ले लेते हैं। तो फॉर सपोज ये हमारी स्केल है और ये स्केल हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है और 100 पे ख़त्म हो रही है, तभी ये 100 सेंटीमीटर की होगी। अब हमसे कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, एक नाइफ एज पर इस रूलर को रख रहे हैं और वो रूलर इसको 60 सेंटीमीटर मार्क पे बैलेंस कर रहा है। मतलब 60 सेंटीमीटर के अबाउट हमारा क्या लाई कर रहा है, फुलक्रम लाई कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक रूलर है तो रूल को बैलेंस किया जा रहा है एक नाइफ एज पर। इस तरीके से यहाँ पर नाइफ एज रखी है और इस रूलर को हम बैलेंस कर रहे हैं। तो देखो बैलेंस लेकिन ये तब हो पा रहा है जब कह रहा है कि एक वेट हम रख रहे हैं 10 ग्राम का एक एंड पे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम 0 सेंटीमीटर मार्क पर 10 ग्राम को रखेंगे, ठीक है, या फिर 100 सेंटीमीटर मार्क पर रखेंगे तो दोनों तरफ डिस्टेंसेस अलग अलग हैं। तो इस तरीके से हम अपने कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे कि हम इसको किधर रखें। तो मेरा कहना है अभी इस पार्ट को थोड़ा सा सोचते नहीं है, थोड़ा सा आगे देखते हैं क्वेश्चन और हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है डायग्राम बना दो, तो जब मुझे पता ही नहीं है कि 10 ग्राम किधर रखा है तो अभी हम डायग्राम भी नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर अगर ध्यान दें तो हमसे कह रहा है रूलर का मास निकालो। ठीक है, अच्छा रूलर का मास यानी मास में अगर हम ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट हो जाएगा। तो हमारे किसी यूनिफॉर्म रूलर का वेट जो होता है वो हमेशा कहाँ लाई करता है, सेंटर में लाई करता है, मिड पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे। तो रूल का मास में m ग्राम मान ले रहा हूँ तो वेट कितना हो जाएगा, mgf हो जाएगा। तो अब आप इस पार्ट पे आ जाओ, अगर रूल का मास m ग्राम यानी वेट mgf है तो रूल किस साइड टिल्ट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज साइड टिल्ट हो जाएगा। तो अब आप सोचें कि आपने बैलेंस करने के लिए 10 ग्राम को किधर रखा होगा। अब आप बैलेंस करने के लिए 10 ग्राम को सेम साइड पे तो रख नहीं पाओगे, बैलेंस करने के लिए जाहिर सी बात है आप ऑपोजिट साइड पे रखोगे और एंड पे रखना है तो हम 10 ग्राम को कहाँ रख देंगे, 100 सेंटीमीटर पे। तो वेट कितना हो जाएगा, 10gf। एक बात और नोट आप लोग कर लें कि जो मास और आपका वेट होता है, ठीक है ना, हम कभी भी मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने में वेट की ही बात करेंगे हमेशा, कभी भी हम मास की नहीं बात करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में मास दिया भी है ग्राम में है तो आप f बढ़ा दो, kg में है तो kg में भी f बढ़ा दो, तो वो सिंपली वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 10 ग्राम फोर्स बॉडी को चलाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाल लें तो फोर्स हो जाएगा mgf इंटू डिस्टेंस हो जाएगा फलक्रम से, ये डिस्टेंस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर इंटू 10। यूनिट लगाना मत भूलेंगे, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। और क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालें तो फोर्स हो गया 10gf और डिस्टेंस हो गया 60 से 100 की डिस्टेंस हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम ले लेते हैं 40 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा gf सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब फिर इसी मैनर में आ रहे हैं कि अगर मेरा रूल इक्विलिब्रियम में है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम क्लॉकवाइज मूवमेंट के सम के बराबर होगा। तो m इंटू 10 बराबर हो जाएगा 400 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा m निकल कर कितना आ जाएगा, 40 ग्राम फोर्स आ जाएगा वेट। तो मास अगर हमारा आ रहा है 40 ग्राम फोर्स, सॉरी वेट हमारा अगर आ रहा है 40 ग्राम फोर्स, सो मास हमारे रूलर का कितना हो जाएगा, मास ऑफ रूलर हो जाएगा हमारा 40 ग्राम। ठीक है, इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अपनी वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फाइल भी अपलोड कर दी है, उसके आप न्यूमेरिकल्स वहाँ से इस चैप्टर के और भी न्यूमेरिकल कर सकते हो। और अगर उन न्यूमेरिकल्स में आपको कोई डाउट होता है तो आप इन नंबर से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर मुझे प्राइम एकेडमिक्स के चैनल पे फॉलो भी कर सकते हो आप, और फॉलो करके वहाँ पर भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को, डाउट्स को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।